तो बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एसएसए टीचर्स की जद्दोजहद रंग लाई है। सरकार ने उन्हें 7th पे कमीशन का फायदा देने का मन बना लिया है। अब असातिज़ा को सितंबर महीने से 7th पे कमीशन के तहत ही तनख्वाह दी जाएगी। तो आपको बता दें, काफी दिनों से 7th पे कमीशन नाफिज कराने के लिए एसएसए टीचर्स जद्दोजहद कर रहे थे, मुजाहरे कर रहे थे, धरने दे रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे और उनकी ये मुहिम कहीं ना कहीं रंग लाई है और उन्हें उनका हक दिया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि गवर्नर जो हुकूमत है उन्होंने फैसला किया है कि एसएसए टीचर्स की जद्दोजहद को देखते हुए, उनकी मांग को मानते हुए सरकार उन्हें 7th पे कमीशन का फायदा देगी। और इस वक्त हमारे साथ तजम्मुल हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं श्रीनगर से। उनसे बात करेंगे। सितंबर से 7th पे कमीशन नाफिज हो जाएगा, लागू हो जाएगा एसएसए टीचर्स पर। जाना चाहेंगे आपसे, काफी वक्त से ये लोग मुजाहरा कर रहे थे, कितनी बड़ी ये जीत है इनकी? और 7th पे कमीशन का फायदा सितंबर से तो मिलेगा, लेकिन और कुछ पैसा साथ में जुड़ करके मिलेगा क्या? इमरान, देखिए, पहले इसके पस मंजर में हम जाते हैं कि एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबरा अब्दुल कयूम वानी ने एक ही मांग रखी थी कि एसएसए टीचर्स को भी 7वें तनख्वाह पे कमीशन में लागू किया जाए, उन्हें वो बेनिफिट दिए जाएं। जिसके बाद श्रीनगर के प्रताप पार्क में सैकड़ों की तादाद में ये जो टीचर है खीमाजन हुए, भूख हड़ताल हुई, एजिटेशन नहीं की बल्कि एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाज करने के बाद बिलाखिर जब कल चीफ सेक्रेटरी ने पैसों की बौछार की और जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ने वालों को कितना फायदा होगा, अर्बन लोकल बॉडी में कितना पैसा आएगा, उसी के तनाजुर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी मदद जो लीडरान थे, जो कल मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी भी, उसके बाद ये तय पाया गया कि जम्मू कश्मीर में जो सर्वा शिक्षा अभियान के टीचर्स हैं, जिनमें महबूब मुफ्ती उमर अब्दुल्ला, हकीम यासीन, तमाम लीडरान ने सरकार की तनकीद की कि उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहे, इलेक्शन बेनिफिशरी ठीक है। उसके बाद आज जो टीचर्स हैं खिलाफ तवक्को और हैरान कुन तौर पर उन्हें रियासती गवर्नर ने तलब किया और अब्दुल कयूम वानी की क़यादत में एक टीम राजभवन गई, जहां उन्होंने रियासती गवर्नर एसपी मलिक से मुलाकात की। मुलाकात के चंद घंटे के बाद जो इफ़हाम और तफहीम से मामला हल हुए, खुर्शीद अहमद गनाई जो कि रियासती गवर्नर के सलाहकार हैं, वो प्रताप पार्क श्रीनगर में नमूदार हुए ऑफिसरों की टीम के साथ, जिसमें एसएसए के जितने भी डायरेक्टरेट हैं वो भी साथ में थे। और उन्होंने मौके पर ही ऐलान किया कि एसएसए टीचर्स को अपनी ये जो हड़ताल है, भूख हड़ताल जो मजबूरन उन्हें करनी पड़ी, फौरी तौर पर खत्म करके स्कूलों का रुख करना होगा और सितंबर 2018 से इसका जो बेनिफिट होगा वो इन मुलाजमीन को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ जम्मू कश्मीर में क्या इन मुलाजमीन को जो और भी मसाइल थे, जो कि मरकजी स्कीम के तहत काम करते हैं और बाकी जो जनरल लाइन टीचर्स हैं उनकी ट्रांसफर्स और बाकी मामला जो हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आगे हल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी और लीडिंग मांग थी कि 7वें तनख्वाह कमीशन में लाया जाए, आज मुबारकबादी उन्हें दी गई और कल से जो है अपने अपने स्कूलों में वापस अपने फराइज। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इससे पढ़ाई का निजाम भी मुतासिर हो रहा था, पूरा सिस्टम गड़बड़ा चुका था। एक अच्छा फैसला हुआ है इनके हक में, क्योंकि इनकी जायज मांग थी और वो लगातार इसको लेकर के एहतजाज कर रहे थे। अब स्कूलों में भी रौनक बढ़ेगी और बच्चों का मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। देखिए इमरान, एक स्कूल माहिर तालीम के बारे में कहता है कि जितना माहिर तालीम संजीदा हो, जितना वो स्कूल में डिसिप्लिन से रहेगा, आने वाले कल जो हमारा बचपन का गुजरने के बाद जो हमारा कल होगा, तो वो इन्हीं पे मुनहसिर करता है, माहिर तालीम पर। और ये माहिर तालीम जब खुद एहतजाज पे उतर आए तो नौबत जो है वो कहीं ना कहीं उन पर सियासत भी की जाती है, तनकीद भी की जाती है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि टीचर्स को, एसएसए टीचर्स को अपने अपने स्कूलों में होना चाहिए, वहां से भी एहतजाज किया जा सकता है। लेकिन जिस वक्त इन्हें ये फायदे मिले, अब वापसी जब ये बच्चों के साथ करेंगे स्कूलों में, तो जाहिर सी बात है कि रौनकें बहाल होंगी और साथ ही साथ चूंकि एग्जाम का सेशन है और वो बच्चे भी दिल लगाकर, टीचर भी दिल लगाकर अब पढ़ाएंगे और बच्चों के साथ में वक्त गुजारेंगे, खुश आइंदा बात है। लेकिन मामला इमरान फिर वही है कि जम्मू कश्मीर में एसएसए टीचर्स की मांग कोई 20 दिन पहले पुरानी ही नहीं है, बल्कि गुज़श्ता कई बरसों से इस तरह के एहतजाज उन्होंने किए। लेकिन बिलाकर आज उसकी वो मेहनत रंग लाई, उसका फायदा मिला और जो उन्होंने
उम्मीद की थी उनके उस उम्मीद के मुताबिक उन्हें मिला है। और मुझे लगता है कि अब ये मुतमईन भी होंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सैयद तजम्मुल श्रीनगर से। तो एसएससी टीचर्स को 7th पे कमीशन का फायदा मिलेगा और सितंबर 2018 से ही ये माना जाएगा नाफिज किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कारकुनों को आजाद उम्मीदवार के तौर पर बल्दिया इंतखाब लड़ने का रास्ता भी बंद कर दिया है। 2 रोजा सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इत्तेफाक राय से ये फैसला अभी ले लिया गया है और कहा गया कि जो भी इस फैसले की खिलाफ वर्जी करेगा उस कारकुन को पार्टी रुकनियत से बाहर कर दिया जाएगा, उसकी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। इस फैसले के खिलाफ पार्टी में आवाज उठने लगी है। जुनैद अजीम मट्टू पहले ही नाराजगी जाहिर करते हुए तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। जराये के मुताबिक बाज CWC मेंबरान भी इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन पार्टी आला क़यादत के दबाव में उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सख्त पैगाम अपने कारकुनों के लिए कि जो भी इन इलेक्शंस में, पंचायती और बल्दियाती इलेक्शंस में हिस्सा लेगा या पर्चा नामजदगी दाखिल करेगा, पार्टी की रुकनियत से वो अपने आप बाहर हो जाएगा। और पार्टी ने सख्त दबाव बनाया हुआ है अपने कारकुनान पर। इधर जम्मू समेत दूसरे इलाकों में ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी के हवाले से इंतजामिया की जानिब से सख्त निगरानी रखी जा रही है। आजाद और पार्टी उम्मीदवारों को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई है कि रिहायशी बिल्डिंग, मजहबी मकामात, हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज पर किसी तरह का इश्तिहारी मटेरियल चस्पा न किया जाए। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इंतखाब जीतने के लिए उम्मीदवार पानी की तरह पैसा बहाते हैं और इश्तिहारात और होर्डिंग्स पर खूब रकम भी खर्च करते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इलेक्शन ऑफिसर को इन चीज़ों पर मुसलसल निगरानी रखनी चाहिए। इंतजामिया ने इन चीज़ों पर नज़र रखने के लिए एक स्पेशल टीम तश्कील दी है और सख्ती भी इसमें रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो हिदायत हैं उसके मुताबिक किसी भी होर्डिंग को यहाँ पे नहीं लगेगी और जो लगी उनको उतारा जाएगा। जिन लोगों ने लगाया उनको नोटिस दिया जाएगा और इसमें जो तहत ज़ाब्ता ज़ेरे कानून जो भी कार्रवाई वो की जाएगी, इसका हम पालन पूरी तरह से करेंगे। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स, इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है। लोगों के लिए, दूसरों के लिए तो ये बोलते हैं कि जी ये जो इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगा रहे हैं ये अपना हिसाब दें, लेकिन अपना हिसाब देने की बारी आएगी तो ये लोग पीछे नीचे लिख देंगे कर्टसी बाय फलाना। ये कर्टसी सिस्टम बंद होना चाहिए और जो भी होल्डिंग्स अपनी लगाता है उसका प्रॉपर हिसाब दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तभी वो मान्य रखी जानी चाहिए। अदरवाइज जो इलीगल होल्डिंग्स, जो बड़ी से बड़ी होल्डिंगें लगाई जा रही हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं है, उनको तुरंत इलेक्शन कमीशन को जम्मू से हटा देना चाहिए। इधर जम्मू में आज पोलिंग ड्यूटी में तैनात होने वाले एहलकारों को ट्रेनिंग दी गई। वाज़ेह है कि जम्मू में 8 अक्टूबर को पहले मरहले के लिए वोटिंग होनी है और यह ट्रेनिंग मरहलावार होगी। पहले मरहले में आज प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। डिविजनल कमिश्नर की जानिब से मुनक्किद इस ट्रेनिंग के दौरान जिला इलेक्शन ऑफिसर रमेश कुमार भी मौजूद थे। ट्रेनिंग के दौरान ईवीएम का फंक्शन और ड्यूटी के दौरान उनकी जिम्मेदारियों के मुतालिक जानकारी दी गई। इस मौके पर डीईओ ने तमाम एहलकारों को इलेक्शन हैंडबुक्स का बागौर मुताला करने की हिदायत भी दी है। उन्होंने एहलकारों को यकीन दिलाया है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें सभी सहूलियात फराहम कराई जाएंगी। उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ रखा गया है जो कि आज दिन भर चलेगा, 3 दिन तक चलेगा। ये फर्स्ट फेज है, उसके बाद में सेकंड फेज भी स्टार्ट किया जाएगा और प्रॉपरली इनको जो पहली बार यहाँ पे ईवीएम यूज हो रही है इलेक्शन के अंदर, उसकी प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कि हमारा इलेक्शन प्रोसेस अच्छे ढंग से हो, अच्छे ढंग से किया। उधर रामबन में भी दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं और पर्चा नामजदगी का अमल शुरू हो चुका है। आज मकामी रुकन असेंबली की क़यादत में बीजेपी के 7 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। उम्मीदवारों के हमराह उनके हामियों का बड़ा काफिला भी म्युनिसिपल ऑफिस पहुंचा था। बीजेपी के अलावा कांग्रेस के भी 2 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल किया। वहीं आजाद उम्मीदवार के तौर पर 2 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। सभी उम्मीदवारों का कहना है कि जीतने के बाद वो इलाके की तरक्की पर पूरी तवज्जो देंगे। दूसरे मरहले की पोलिंग 10 अक्टूबर को होगी। हमारे प्रधानमंत्री का
ये मिशन है कि सबका साथ सबका विकास। हमने इसी को लेकर अपने वार्ड नंबर 4 में सभी लोगों की सुनाई सुनूं। बड़ा अच्छा काम करेंगे और जो भी हमारे 7 वार्ड हैं यहाँ पे और जो 7 वार्डों के जो कैंडिडेट हैं एक से बढ़कर के एक है और हम पूरा ईमानदार, निष्पक्ष और बिल्कुल अच्छी छवि वाले हैं और जो सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास के ऊपर विशेष जोर देंगे। डेवलपमेंट करने के लिए हम भाजपा में उतरे हैं, अपनी वार्ड में डेवलपमेंट करेंगे। सफाई को लेकर पानी, बिजली, जो भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करेंगे। औरतों को ये मौका मिला है, हमें औरतों को, इसलिए हम जो भी हमसे हो सकेगा हम अपनी वार्ड में जाएंगे सबसे मिलजुल के और जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान निकालेंगे। इधर दूसरे मरहले के तहत 10 अक्टूबर को रामबन के अलावा उधमपुर में भी पोलिंग होने वाली है और मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने आज अपने अपने पर्चे दाखिल किए। कांग्रेस उम्मीदवारों में ज्यादा जोश और खरोश दिखाई दिया। वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस के उम्मीदवार अपने हामियों के साथ इरिगेशन ऑफिस पहुंचे और नॉमिनेशन किया। कई खवातीन उम्मीदवार भी इस दफा अपनी किस्मत आजमा रही हैं। उनका कहना है कि आवाम ने उन्हें मौका दिया तो ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का वो मुजाहरा करेंगी। खवातीन उम्मीदवारों की तादाद उधमपुर में ज्यादा है और कई खवातीन इस वक्त चुनावी मैदान में है, किस्मत आजमा रही हैं। उनका कहना है कि आवाम ने अगर मौका दिया तो वो और बेहतर तरीके से उनकी खिदमत कर सकेंगी और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। तो बहुत सालों बाद जम्मू कश्मीर में बलदियाती और पंचायती इंतखाबात हो रहे हैं और ये मौका है आम कारकुनान का, आम लोगों का जो कि जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उनको आगे आने का और कहीं ना कहीं उनके जरिए आवाम का भला होने का। तो एक बहुत अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी की और नॉमिनेशन भी दाखिल किए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर बहुत लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। वादी कश्मीर में दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी का अमल शुरू हो चुका है। अनंतनाग म्युनिसिपल कमेटी के लिए आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों जमातों के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिले के साथ ही वाज़ेह हो गया है कि सियासी कारकुनों पर किसी तरीके से दबाव नहीं बनाया जा सकता है। उधर जिले की 3 म्युनिसिपल कमेटी के इंतखाब पहले मरहले में होने हैं। वहीं मजमूई तौर पर कुल 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें अछाबल के वार्ड नंबर 4 के उम्मीदवार ऋषभ बाली बिला मुकाबले ही कामयाब हो गए हैं। मैंने म्युनिसिपल वार्ड 2 अछाबल से स्टैंड हुआ था। मैं यहाँ की डेवलपमेंट, मैंने यहाँ के अछाबल के रोड देखे, मैं वहाँ गया था, मुझे डेवलपमेंट नहीं नजर आई कहीं। जो ये फंड्स आते हैं सेंट्रल से, मैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाए यहाँ पे। मैं इसलिए यहाँ की डेवलपमेंट करने के लिए मैंने इलेक्शन लड़ा। मैं बीटेक किया है, मैंने बीटेक IT किया है देहरादून से और अब मैं यहाँ आया था। तो मैं यहाँ की डेवलपमेंट के लिए यहाँ सारे काम करेंगे। यहाँ के नालियाँ, यहाँ पे रोड, मतलब जितना भी डेवलपमेंट का होगा यहाँ पे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, इनफैक्ट करेंगे। तो अनंतनाग जम्मू कश्मीर का मिलिटेंसी से मुतासिर इलाका माना जाता है। ऐसे में भी यहाँ पर बेखौफ होकर के उम्मीदवार अपना पर्चा भर रहे हैं। मुबैना धमकियां भी बेअसर साबित हो रही हैं। इस वक्त खलील हमारे रिपोर्टर अनंतनाग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। खलील मुंतज़िर, उनसे बात करेंगे। जानना चाहेंगे आपसे खालिद कि किस तरह से लोगों का डर निकला है, लोग अब खुल करके मैदान में हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए। और अगर हम बात करें तो जो बातें कही जा रही थी कि धमकियां मिल रही हैं, लोगों में डर रहेगा, खौफ रहेगा, ये तो दिख नहीं रहा है। देखिए इमरान, जहां तक म्युनिसिपल इलेक्शन का ताल्लुक है तो हम देख रहे हैं कि जहां पे एक जानिब मिलिटेंटों की जानिब से बाज़ाब्ते तौर पे वीडियो पैगाम जारी किया गया था और इश्तिहारात के जरिए जो है लोगों को म्युनिसिपल और बल्दियाती इंतखाबात से दूर रहने के लिए कहा गया था। अगर कहीं ना कहीं पे हम देख रहे हैं कि मिलिटेंटों का खौफ अभी भी बाकी है और जिस तादाद में म्युनिसिपल इलेक्शन में लोग हिस्सा ले रहे थे वो जोश खरोश नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि पहले मरहले के तहत जहां पे कागजात नामजदगी दाखिल करने की जो तारीख थी वो भी खत्म हुई और उसके तहत जहां पे काजीगुंड के म्युनिसिपल कमेटी में 7 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए, वहीं पे गोकरनाग में 6 और बिलखुसूस अछाबल म्युनिसिपल कमेटी में जो है 5 उम्मीदवारों ने
कागजात नामजदगी दाखिल की और अच्छाबल म्युनिसिपल कमेटी में जिन 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं उनको बिला मुकाबल कामयाब करार दिया गया है, क्योंकि वहां पे बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों ने अलग अलग वार्डों से जो है 5 मुख्तलिफ वार्डों से कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं और जिनको बिला मुकाबल कामयाबी करार दिया गया। और इसके साथ साथ अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल के लिए भी आज तकरीबन 21 के करीब उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिनमें से बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार है। और यहाँ पे इमरान में ये बात काबिल जिक्र समझता हूँ कि कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी आज देखने को मिले, जिनके पीछे कहीं ना कहीं पे पीडीपी के वो लीडरान भी उनकी पीठ थपथपा रहे थे, जो पीडीपी के जो दीगर लीडरान के हाथों में हाथ डाले हुए मुख्तलिफ अवामी रैलियों में देखने को मिल रहे थे। और जिससे साफ तौर पर यह बात जाहिर होती है कहीं ना कहीं पे सियासी खेमों में अब म्युनिसिपल इंतखाबात को लेकर हलचल मची है और सियासी लीडरान यही चाहते हैं कि सियासी जमातें यही चाहते हैं कि म्युनिसिपल इंतखाबात में वो अपनी जीत को यकीनी बनाए, ताकि ग्रास रूट लेवल पे अपने वर्करान को वो जो है मुतयन करने में कामयाब हो जाए, ताकि आने वाले इंतखाबात चाहे वो बल्दियाती हो या असेंबली इंतखाबात में हो, वहां पे उनका मैदान साफ हो और वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर पाए। जी इमरान, बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने बताई कि पीडीपी या एनसी के लोग भी कहीं ना कहीं दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव है उन पर, उनकी पार्टी का, उनकी जमातों का, इसलिए वो खुलकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जमहूरियत के इस मेले में, इस त्योहार में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जरूर है और यही जमहूरियत की ताकत भी है। और जो पार्टियां अपने आप को मेन स्ट्रीम की पार्टियां बताती हैं, उनके लोगों की भी दिलचस्पी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कुछ ना कुछ अपनी पार्टी की लाइन से वो बंधे हुए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अनंतनाग से खालिद। तो बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए अनंतनाग में और कुछ इलाकों से, अनंतनाग के कुछ वार्डों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के उम्मीदवार फातेह चुन लिए गए हैं, क्योंकि वहां पर और कोई ने पर्चा, और कोई उम्मीदवार नहीं था सामने, इसलिए उन्हें मुंतखब कर लिया गया है। इधर जम्मू में पैंथर्स पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह ने बीजेपी पर एक बार फिर से हमला बोला है। हर्षदेव का दावा है कि नॉमिनेशन के बाद जिन लोगों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर करके बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी है। हर्षदेव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीजेपी पर ईवीएम को लेकर भी इल्जाम लगता रहा है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर वो इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। अगर ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़खानी हुई तो वो कारकुनान के साथ सड़कों पर आ जाएंगे। बहुत सारे उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने अपनी पार्टी से किनारा कशी कर ली है और इंडिपेंडेंट के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर वो बीजेपी के सिंबल के नीचे लड़ेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। बीजेपी के खिलाफ एक भारी रोष आज की तारीख में लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें पूरी पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है और अगर किसी भी तरीके से इन मशीनों में कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बदतर हो सकते हैं और इसका भयंकर परिणाम हो सकता है अगर वोटिंग मशीन के साथ यहां कोई भी छेड़छाड़ की गई। इसके लिए पहले हम चेतावनी देना चाहते हैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को और उन अधिकारियों को जो आज की तारीख में भी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने बल्दिया और पंचायत इंतखाब की मुखालफत की है। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात पर पैसा खर्च करने की बजाय मुलाजमीन की बकाया तनख्वाह की अदायगी की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। मैं आपसे आज यही पूछता हूं कि हमारे पैकेज का क्या हुआ जो आपको फ्लड विक्टिम्स को देना था। हम भी फ्लड विक्टिम यहां पर है, मैं खुद फ्लड विक्टिम हूं। वो पैकेज तो नहीं आया। आज 4000 करोड़ कैसे आ गया? मुलाजमीन जो एहतिजाज कर रहे हैं उनके लिए आपको 400 करोड़ क्यों नहीं? ये 300 आदमियों को रखने का क्या मामला है? इन पर भी तो हजारों करोड़ों रुपए खर्च होगा, वो कौन देगा? और सोपोर में एनकाउंटर के बाद हिंदुस्तानी आर्मी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ के बाद कसीर तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है और 2 मिलिटेंट्स मार गिराए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सोपोर में मारे गए दोनों दहशतगर्द लश्कर के हैं और मारे गए दहशतगर्दों में एक पाकिस्तान का रहने वाला अबू माज है तो दूसरा अब्दुल मजीद तुज्जर है। अबू माज वादी में कई दहशतगर्दाना वारदातों के लिए जिम्मेदार था। वो आरिफ मकबूल सूफी, मोहम्मद अशरफ मीर और मुश्ताक अहमद मीर के कत्ल में भी शामिल था। इसके अलावा वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की 1 दर्जन वारदातों में भी शामिल रहा है।
5 दिनों बाद बांदीपुरा में मामूलाती जिंदगी पटरी पर लौट आई है। गुज़िश्ता 5 दिनों से बंद के सबब आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। अलहदगी पसंद लीडरान की हिमायत पर मकामी लोगों ने 5 मिलिटेंटों की हलाकत के खिलाफ बाजार बंद रखा हुआ था। इस दौरान एहतियात के तौर पर स्कूल कॉलेज भी बंद थे और 5 दिनों बाद आज बाजार में चहल पहल रही। दफातर, तिजारती और तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले। सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मामूल के मुताबिक रही। मकामी लोग मिलिटेंटों की लाश उनके लवाहकीन को सौंपने का मुतालबा कर रहे हैं। वहीं पुलवामा में पुलिस और एहतजाजियों में झड़प हो गई। एहतजाज कर रहे लोगों ने आर्मी की गाड़ी को निशाना बनाकर उस पर पत्थरबाजी की। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आर्मी की जानिब से कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले बांदीपुरा के समूलार में मुठभेड़ के दौरान मारे गए मिलिटेंट के अहले खाना मिलिटेंट की लाश की मांग कर रहे हैं। हंदवाड़ा के बाद पुंछ के सूरनकोट में भी मीजल्स रूबेला का टीका लगने के बाद मुबैना तौर पर बच्चों की तबीयत खराब हो जाने की शिकायतें आई हैं और इसके बाद आनन फानन में बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जांच के बाद बच्चों को घर भेज दिया गया है। सूरनकोट के सरकारी स्कूल संगला के करीब 23 तलबा ने मीजल्स रूबेला का टीका लगाने के बाद मुबैना तौर पर तबीयत खराब होने की शिकायत की। बच्चों ने वैक्सीनेशन के बाद बेचैनी की शिकायत की थी। मामला सामने आने के बाद आनन फानन में टीम के मेंबर्स ने बीएमओ को इत्तला दी। बीएमओ बच्चों के डॉक्टर को लेकर मौके पर पहुंचे और बच्चों की जांच करवाई गई, लेकिन तब तक बच्चों के वालिदैन डर गए और उनकी तबीयत बिगड़ने के लिए कराए जा रहे वैक्सीनेशन को भी जिम्मेदार ठहराया। मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि इनको इंजेक्शन नहीं लगवाना। बोलते हैं आप ये झूठ बोलते हैं, आपको क्या पता है कि क्या होता है क्या नहीं। मैंने बोला ये मैंने सुना है, बच्चे बेहोश जाएंगे तो ऐसा नहीं करना। फिर मुझे मास्टर साहब ने फ़ोन किया। मैंने मास्टर साहब को बोला कि ये बच्चे हमारे नहीं, ये आपके हैं, ऐसे टिक्का नहीं लगवाना इनको, मालिक को बोल के उसके बाद इंजेक्शन इनको लगवाना है। तो 3 नहीं किसी ने। मेरा बेटा उधर स्कूल में पढ़ता है, हाई स्कूल में, उधर से आया वो, तो देखा जब आके उधर तो उसकी बहन वो बेहोश पड़ी हुई थी उधर, तो उसने फ़ोन किया। जब मैं उधर आया तो ये बच्चे सब बेहोश पड़े हुए थे। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारे बच्चे बेहोश पड़े रहे। उन्होंने अपनी कार्रवाई की, पानी दिया, कुछ इधर उधर किया, लेकिन हमारे बच्चों को कोई होश नहीं आया। 3 बजे हमको पता चला, हमने वहाँ से आकर अपने बच्चों को देखा, जब ये ऐसे पड़े थे जैसे इनमें कोई जान नहीं है। तो फिर हमने, आम लोग उधर आ गए तो अपने अपने बच्चों को उठाकर हम यहाँ पे लाए। अगर हमारे बच्चे को साथ ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। लेकिन जब बच्चों की जांच की गई तो वो पूरी तरह फिट पाए गए। जानकारी के मुताबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बीमार बच्चों की जांच की, जिसके बाद बच्चों को फिट पाया गया। पुंछ के सीएमओ डॉक्टर मुमताज अहमद ने जानकारी दी कि बच्चे डर गए थे। वैक्सीनेशन से कोई बेचैनी नहीं होती है। सीएमओ ने बताया कि फैलाई जा रही कहीं इंजेक्शन से डर की वजह से कहीं फेंट हो गया और बाकी बच्चे उसको देख के काफ़ी घबरा गए, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा हड़बड़ाहट पैदा हुई। और बच्चे, मैंने बीएमओ साहब को कहा कि बच्चे आप यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सूरनकोट में ले आओ। यहाँ फिजिशियन ने देखा, यहाँ पीडियाट्रिशियन ने देखा, यहाँ बीएमओ ने देखा, मैंने देखा बच्चों को। पुंछ से मैंने डॉक्टर जाकिर जी को, पीडियाट्रिशियन को लाया। दे आर ओके, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएमओ मुमताज ने वैक्सीनेशन कर रहे टीम को हिदायत दी है कि वैक्सीनेशन एक एक करके अकेले में किया जाए। उन्होंने कहा कि एक बच्चे को टीका लगाता देख दूसरा बच्चा डर जाता है और जब उसकी बारी आती है तो डर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बेहोश भी हो जाते हैं बच्चे। अपने मुलाजमीन को, अपने वर्कर्स को ये कहूँगा कि बच्चों को जो है प्राइवेसी में इंजेक्शन लगाएं। एक बच्चा जो है इंजेक्शन लगाए, दूसरा बच्चा उसको देखना नहीं चाहिए। बच्चा देखते हुए सिरिंज या नीडल देखते हैं तो डर जाते हैं। तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो गई, कोई चिंताजनक बात, ये बच्चे जो हैं सारे ठीक हैं। टोटल कितने बच्चे? एक बच्चा जो है वो फेंटिंग हुई थी तो उसको देखा देखी, बाकी बच्चे भी कोई 10-15 बच्चे जो है ले आए, अराउंड 15 बच्चे आए। तो उन सभी बच्चों को मैंने देखा है, फिजिशियन ने देखा, सर्जन ने देखा, पीडियाट्रिशियन ने देखा। जम्मू से पुंछ से डॉक्टर जाकिर जी मेरे साथ आए, मैंने भी देखा, बच्चे दे आर ओके। वाज़ेह हो कि मंगल को भी हंदवाड़ा में इसी तरह की अफवाह सामने आई थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीमारियों को लेकर इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही बेदारी मुहिम अफवाहों के आगे घुटने टेक रही है। सवाल ये भी है कि क्या इस तरह के नेशनल लेवल के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से कब्ल इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम चलानी चाहिए, ताकि आम लोगों के बीच टीके को लेकर
कंफ्यूजन दूर हो सके। पुंछ से जी सलाम के लिए रमेश बाली की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ पुंछ से सीएमओ डॉक्टर मुमताज भट्टी खुद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जी सलाम पर आपका खैर मकदम है। यही जानना चाहेंगे आपसे कि अगर वैक्सीनेशन की वजह से कुछ नहीं हो रहा, हालांकि अफवाह है, हम सब जानते हैं, लोग डरे हुए हैं, बेदारी की जरूरत है और उसके लिए आप लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के बच्चों का बेहोश रहना, जैसा कि पेरेंट्स बता रहे हैं, उसकी क्या वजह है? गुड इवनिंग जी। मैं डॉक्टर मुमताज भट्टी, चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ। जी। हमने 1 महीना लगातार जो है अवेयरनेस जो है जनरेट की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने वर्कशॉप की है, ब्लॉक लेवल पे की है, पंचायतों में की है, बड़े बड़े बिग स्कूल्स में जाके की है, मदरसों में जाके की है, रिलीजियस लीडर्स को, उलमा हजरात को हमने इन्वॉल्व किया है। हमने डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग सेक्टर्स को जो है इन्वॉल्व किया, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जेडीओज को, सीडीपीओज को इन्वॉल्व किया, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया। हमने सफिशिएंट बेदारी की। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है मोर देन 75% हिली है, तो कहीं ठीक है, वो हम मान रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन सवाल ये था मेरा कि 11 बजे से 3 बजे तक के बच्चे बेहोश क्यों रहे, उनके पेरेंट्स जैसा कि बता रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। बेहोश नहीं हो सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे आप खुद भी जानते हैं कि कभी कोई बच्चे या कोई भी पेशेंट जो है, जो कमजोर दिल का होता है, हॉस्पिटल में आता है कहीं सुई के डर से या इंजेक्शन के डर से कभी फैंट हो जाते हैं, ये मामूली चीज है। उसको देख के बाकी लोगों में थोड़े से इंटीरियर के लोग थोड़ा कम जानकारी रखते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनमें ज्यादा सा थोड़ा सा ये हड़बड़ाहट हो गई, थोड़ा सा पैनिक डेवलप हो गया। मुझे फोन आए, मैंने वहां ही ऑन स्पॉट डॉक्टर को भेजा। दे वर ओके, एवरीबडी वाज ओके, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे। हम जी हॉस्पिटल में ले चलेंगे, वहां चेक कराएंगे। मैंने अपनी एम्बुलेंस भेजी, वहां लाया। ये बिल्कुल गलत बात है कि 3 बजे तक वहां पर लेकिन इस तरह की अफवाहों को रोकने के लिए फिर आप लोगों की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बेदारी तो आप लोग चला रहे हैं, लेकिन अफवाह का रुकना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल साइमल्टेनियसली हम एक्टिविटी के साथ साथ जो है आईईसी एक्टिविटीज जो है कर रहे हैं। हमने पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बुकलेट्स किए हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, जगह जगह होर्डिंग्स भी लगाई हुई हैं। लोकल चैनल्स पे जो हम कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग में कहीं अफवाहें फैल गई तो वो थोड़ा सा लोगों को खदशा जो है उनके दिल में घर कर गया है। अदरवाइज कोई बात नहीं है। हम कंटिन्यूसली और एक ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और कोई भी आड़ आए उसको हम पार कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज भट्टी साहब, सीएमओ पुंछ। और जम्मू में जम्मू कश्मीर पुलिस लाइन गांधीनगर से भारत दर्शन टूर के तहत 44 बच्चों को दिल्ली रवाना किया गया। सभी बच्चे फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। इससे पहले पुलिस लाइन से पुलिस के आला ऑफिसर्स की मौजूदगी में बच्चों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया और दिल्ली जा रहे बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने रियासती पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बच्चों ने कहा कि वो खुश हैं क्योंकि जिन मकामात के बारे में वो सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, अब वो वहां पर जाकर उनकी सैर करेंगे। बच्चों के लिए ये स्टडी का एक बहुत ही अच्छा और नायाब मौका है, क्योंकि वो दिल्ली और दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को विजिट करेंगे और देश के इतिहास, देश की धरोहर से अपने आप को रूबरू करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस मौके का बच्चे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। बच्चों के साथ गाइड के तौर पे 3 ऑफिसर्स को भी लगाया गया है जो उनके साथ पूरे स्टडी टूर के दौरान साथ रहेंगे। देखिए, इसमें जो बच्चों को जो सिलेक्ट किया गया है वो बेसिकली डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे हैं इसमें, और हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है कि वैसे बच्चे जो नॉर्मल कोर्स में इस तरह के टूर एंजॉय नहीं कर सकते हैं, उनको उसमें प्राथमिकता। जी देखिए, एक तो हम एनसीआर रीजन में जा रहे हैं, दिल्ली में जो हेरिटेज है इंडिया की, और सबसे बड़ी बात जेएनके पुलिस के द्वारा है तो काफ़ी अच्छा, हमें काफ़ी एक्साइटमेंट भी है। जेएनके पुलिस काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है और साइड बाय साइड ये चीज़ भी कर रही है, तो इससे हमें काफ़ी एक डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट मिला जो हमारे लिए काफ़ी कुछ करता है ताकि हम आगे लाइफ में बढ़ सके और देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। कि हम जेएनके पुलिस ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव्स लिया है कि भारत दर्शन के टूर लेके जाए, तो इससे हम जैसे हम सिर्फ किताबों से पढ़ते हैं दिल्ली के बारे में, अब हमें प्रैक्टिकली हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी और भी हमारे जो साथी हैं सबको हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या 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 है बाहर। और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। हमें लगता है कि ये विलेज लेवल पे भी ये ऑर्गेनाइज करना चाहिए और जेएनके पुलिस की तरफ से हम थैंक यू करना चाहेंगे एसएसपी सर को, डीआईजी सर को, पूरी जम्मू कश्मीर की पुलिस को, जिन्होंने ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है भारत दर्शन टूर करवाने का। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो जेके पुलिस करा रही है, जिससे हम
दिल्ली के हमारा जो राजधानी है हमें टूरिज्म घूमने का अच्छा मौका मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम जो एयर जा रहे हैं, एयर टूर जा रहे हैं। जो जे.एन.के पुलिस है वो हमें भारत दर्शन दिल्ली लेके जा रहे हैं। मैं जे.एन.के पुलिस की बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमें बाहर लेके जा रहे हैं और वो हमें बाहर लेके जा रहे हैं। वो हमें दिल्ली में हमारे दिल्ली के हेरिटेज वगैरह के बारे में बताएंगे, हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे और मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली जा रही हूँ। मुल्क भर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा मुहिम चलाई जा रही है। 2 अक्टूबर तक चलाए जाने वाली मुहिम के तहत तनमर्ग में म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से सफाई मुहिम छेड़ी गई और इस मुहिम में म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन के साथ साथ ट्रेडर्स एसोसिएशन के मेंबरान ने भी शिरकत की। और इस दौरान म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा कि सफाई की मुहिम को डेली बेसिस पर चलाया जाएगा ताकि पूरा इलाका साफ सुथरा रह सके। आलमी यौम सयाहत के मौके पर टूरिज्म डायरेक्टरेट जम्मू की जानिब से बटौत में ट्रैकिंग टूर का इफ्तिताह किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर शाजिया रहमान और आर्मी के सीनियर अफसर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा पर मुश्तमिल ट्रैकिंग ग्रुप को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये ट्रैकिंग के लिए तलबा का ग्रुप पिंचेरी, शांतगला, सनासर और नशरी में कयाम करेगा। 4 रोजा इस ट्रैकिंग ग्रुप के कयाम और ताम का इंतजाम भी टूरिज्म महकमे की जानिब से ही किया गया है। ट्रैकिंग टूर के दौरान तलबा को मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। इस दौरान तलबा मकामी लोगों को स्वच्छता अभियान जैसी दूसरी फलाही स्कीमों के तई बेदार भी करेंगे। ट्रैकिंग टूर को लेकर तलबा काफी पुरजोश दिखाई दिए। शोपियान के एडीडीसी मोहम्मद सलीम ने मुख्तलिफ महकमों को फलाही स्कीमों को जमीनी सतह पर उतारने और उसे मुअस्सर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी है। जिले में चल रहे तरक्याती मंसूबों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि स्कीमों तक मुस्तहिक अफराद की रसाई को यकीनी बनाया जाए। जायजा मीटिंग में चीफ प्लानिंग ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू समेत दूसरे महकमों के अफसरान मौजूद थे। मीटिंग की सदारत करते हुए एडीडीसी ने तमाम तरक्याती मंसूबों को मुतय्यना मुद्दत में पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि स्कीमों के जारी फंड का सही तरीके से इस्तेमाल करने के साथ ही इन प्रोजेक्ट की पेशरफ्त की भी निगरानी की जाए। कुपवाड़ा में इन दिनों ट्रैफिक जाम से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों की माने तो लोग मनमाने ढंग से रोड पर जहां तहां गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिससे कि आने जाने वाले दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और अपने मकामात पर पहुंचने में देरी भी हो जाती है। लोगों की शिकायत है कि ट्रैफिक पुलिस भी पार्किंग को लेकर संजीदा नहीं है। इधर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR आज अपना 76वां यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर जम्मू वाक़े इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में CSIR के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर राजेश गोखले और IIIM के मौजूदा डायरेक्टर डॉक्टर राम विश्वकर्मा समेत बड़ी तादाद में तलबा और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर जेनामॉक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के फील्ड में अहम खदमात अंजाम दे रहे डॉक्टर गोखले ने हेल्थ केयर से मुताल्लिक अपने तजुर्बात को तलबा से शेयर किया। जम्मू कश्मीर रणजी क्रिकेट टीम भले ही इस वक्त तनाजे में हो, लेकिन जूनियर टीम इन सब चीजों से बेखबर है और कोच समीर अली और हुमैद हामिद की खासतौर से जेर निगरानी इस प्रैक्टिस में मशगूल है। जेकेसीए ने इन दोनों को अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 की कोचिंग का जिम्मा सौंपा है और NIS पटियाला से कोचिंग कोर्स मुकम्मल करके लौटे समीर और हामिद को यकीन है कि परवेज रसूल की तरह जम्मू कश्मीर के दूसरे क्रिकेटर्स भी रियासत का नाम एक दिन जरूर रोशन करेंगे। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी JKCA क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में इसे क्रिकेट की नर्सरी भी कहा जाता है। सीजन के आगाज के साथ ही यहाँ क्रिकेट की सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। कैंप, ट्रेनिंग और मैचेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। वादिया कश्मीर में क्रिकेट की मकबूलियत का अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। बासलाहियत और टैलेंटेड खिलाड़ियों की यहाँ कोई कमी नहीं है, पहले भी नहीं थी।
लेकिन तब कोचिंग का कोई बेहतर निजाम नहीं था। यही वजह है कि घरेलू टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर का कोई क्रिकेटर अपनी छाप नहीं छोड़ पाया। गुज़िश्ता दहाई में जम्मू कश्मीर रणजी टीम का हिस्सा रहे तेज गेंदबाज समीर अली और हुवैद हामिद इसकी एक जीती जागती मिसाल हैं। इन्होंने जो कुछ भी सीखा वो रियासत के इकलौते कोच कयूम खान से सीखा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कैरियर के ढलान पर उन्हें एहसास हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बनने के लिए बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब ये चाहते हैं कि नौजवान क्रिकेटर्स इन हालात से दो चार न हो। जो चीज़ हमें 16 साल 17 साल की एज में सीखनी चाहिए थी वो हम काफ़ी लेट सीख पाए। उसकी वजह से हमारा फिर कैरियर, हमारी एज चली गई और फिर हम वो कर नहीं पाए जो हमारे पास टैलेंट था। उसके बाद हमें लगा कि नहीं, खाली सर्टिफिकेट कोर्स करने से उतना हम नहीं सीख पाए कि जिससे हम कोचिंग कर सके जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमें लैक ऑफ कोचेस बहुत है। कोचिंग का कोई मयार ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, जो हम बहुत लैक कर रहे हैं पिछले कई सालों से। साबिका तजुर्बे से सबक हासिल करते हुए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कोचिंग के फील्ड में जाने का फैसला किया। इसके लिए बाकायदा समीर और हामिद ने ग्रेड 4 कोचिंग का कोर्स किया। इस दौरान हुवैद हामिद जूनियर क्रिकेट टीम के सेलेक्टर भी बने। रियासत में मौजूद टैलेंट को परखने के लिए ये बेहतरीन मौका साबित हुआ, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि कोचिंग का मौजूदा सिस्टम ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सकता। दोनों ने पटियाला वाक़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी NIS ज्वाइन किया। NIS से हासिल शुदा तजुर्बे उनके लिए काफी मुफीद साबित हो रहे हैं। एक अलग ही फील है NIS करके, क्योंकि इससे पहले हम नहीं कर पाते। कोचिंग was very difficult job, but after doing NIS we are looking forward. उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वहाँ जाके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत ही कुछ सीखने को मिला है, जो कि अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे आके अपने बच्चों को सिखाए और वो इम्प्रूव करे, अपनी क्रिकेट इम्प्रूव करे। कोर्स की तकमील के बाद JKCA ने समीर और हामिद को जूनियर क्रिकेट की कमान सौंप दी। अंडर 16, 19 और अंडर 23 के लड़के अब इन्हीं दोनों के जेर निगरानी तरबियत हासिल कर रहे हैं। नेट पर हमीद जहां बल्लेबाजों को बैटिंग की टेक्निक और बेसिक समझाते हैं, वहीं समीर बॉलिंग की। नेट सेशन के बाद खिलाड़ियों की बाकायदा क्लास होती है, जिसमें बेसिक से लेकर फिटनेस के मुताल्लिक टिप्स दी जाती है। समीर और हामिद दोनों का मानना है कि रियासत में टैलेंट की कमी नहीं है, बस जरूरत है उन्हें निखारने की। टैलेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे टैलेंट तो बहुत बड़ा हुआ है। हमारे 16 में कुछ बॉलर है, हमारे 19 में कुछ बॉलर बैट्समैन है, या 23 में इतने अच्छे लेवल के प्लेयर हैं कि वो आराम से कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे लड़के खेलते हैं, आजकल डिस्ट्रिक्ट से बहुत टैलेंट आ रहा है, तो उनको कोच करना, उनको कोचिंग देना एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया था। इसलिए हमने फिर NIS चूज किया। 2005 में जम्मू कश्मीर रणजी टीम में डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज समीर अली ने 2015 तक रियासती टीम की नुमाइंदगी की। 10 सालों में उन्हें सिर्फ 15 मैच खेलने का मौका मिला। इसमें उन्होंने 31 विकेट हासिल किए। वहीं 9 वनडे मुकाबलों में 9 और 5 T20 मैचेस में 5 विकेट हासिल किए। इसी तरह हामिद ने 2004 से लेकर 2008 के दरमियान जम्मू कश्मीर के लिए 7 मैच खेला। ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर की टीम शुरुआती दौर से भी आगे नहीं बढ़ पाती थी। परवेज रसूल के आने के बाद रियासत की क्रिकेट को एक नई शिनाख्त मिली है। गुज़िश्ता चंद सीजन में टीम ने प्लेट ग्रुप में अच्छा मुजाहरा किया है, लेकिन टॉप टीमों से मुकाबला करने के लिए अभी उसे लंबा सफर तय करना होगा। समीर और हामिद इसी कोशिश में लगे हुए हैं। श्रीनगर से जी सलाम के लिए सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। कश्मीर एक्सप्रेस के इस शुमारे में इतना ही।